तगड़बुम अलख निरंजन। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी रूह एकदम पवित्र हो और वो भगवान में मानने वाला हो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। मधुपुर गांव जो अपनी सुंदरता के लिए काफी मशहूर था, लेकिन इस गांव की सुंदरता पर एक दाग भी था, जो कि था उस गांव का कुआं, जिसे लोग लाल कुएं के नाम से जानते थे। लोगों का मानना था कि जो भी रात के समय उस कुएं के पास जाता है तो वो लाल कुआं उसे अपने अंदर समा लेता है और वो फिर कभी वापस नहीं आता। इसी डर से उस कुएं के पास जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन जब लोग शाम के समय आपस में बात कर रहे थे, तभी वहां एक आदमी आता है। अरे भाई, आप कौन हो? आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। जी, मैं इस गांव का नया अध्यापक हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मेरा ट्रांसफर मधुपुर के स्कूल में हुआ है। अरे वाह राजू, देखो हमारे गांव में एक और नए मास्टर साहब आए हैं। अच्छी बात है, इन्हें बता दो बस अपने स्कूल से ही मतलब रखे, नहीं तो पुराने मास्टर की तरह ये भी गायब ना हो जाए। पुराना मास्टर मतलब क्या है तुम्हारा? क्या हुआ उसके साथ? कुछ नहीं मास्टर जी, कुछ दिन यहां रहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। चलो किशन, काफी समय हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ चलो चलो। और हाँ मास्टर जी, रात को घर में रहना, बाहर मत निकलना। आप नए हो इसलिए बता रहा हूं, ध्यान रखना मेरी बात का। इतना कहते ही वो दोनों वहां से चल दिए, लेकिन आदित्य के मन में एक सवाल डाल दिया। अब आदित्य पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि पुराने मास्टर के साथ ऐसा क्या हुआ और क्यों इन लोगों ने रात को घर से बाहर जाने से मना किया। जब आदित्य घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी राधिका को सारी बात बताई। अजी, आप यहाँ नए हो इसलिए शायद किसी ने आपसे मजाक किया होगा। आप चिंता मत करो, आप आराम करो, कल सुबह स्कूल भी तो जाना है ना आपको, आप जाके सो जाओ। हाँ बिल्कुल, चलो सो जाते हैं। राधिका सो जाती है, लेकिन आदित्य रात भर यही सोचता रहा कि ऐसा क्या है जो लोग रात को बाहर नहीं निकलते और पुराने मास्टर के साथ क्या हुआ। इस चिंता ने उसे रात भर सोने नहीं दिया। और जब आदित्य अगले दिन स्कूल से वापस लौट रहा था, तब गांव के मुखिया उसे मिलने आए और उसे लाल कुएं के बारे में सारी बात समझाई। अरे मुखिया जी, आप भी इन चीजों पे विश्वास करते हैं क्या? ये सारी बातें किताबों में अच्छी लगती है, रियल जिंदगी में नहीं। मास्टर साहब, मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी कोई अनहोनी हो और आप इसे अंधविश्वास समझने की गलती मत करना। मुझे आपकी फिक्र है, इसीलिए ये बातें आपको बता रहा हूं। और उस लाल कुएं के पास जाने की भी कोशिश मत करना। इतना कहते ही मुखिया जी चले जाते हैं और आदित्य मन ही मन सोचता है कि एक अंधविश्वास की वजह से वो रात भर सो नहीं पाया और अपनी मूर्खता पर मन ही मन हंसता है। वो घर जाके राधिका को सारी बात बताता है। जी, क्या पता गांव के लोग सच बोल रहे हो, हमें उनकी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए, सब तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। अरे मेरी प्यारी बीवी, तुम इतनी भोली क्यों हो और इन चीजों पे विश्वास रखती हो? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ऐसी चीजें भी होती हैं, क्योंकि पड़ोस में रह रही सुमन ने भी कल मुझे यही सारी बातें बताई थी और बताया कैसे वो पुराना मास्टर उसी लाल कुएं के पास से गायब हुआ। आप कभी वहां मत जाना, हम बस यहाँ बच्चों को पढ़ाने आए हैं, आप उसी पे ध्यान देना। ठीक है बाबा, तुम जैसा कहो। उसके बाद वो सोने चले जाते हैं, लेकिन आदित्य के मन में ये सवाल घूमता रहता है कि ऐसा क्या है उस लाल कुएं के पास जो सब उससे डरते हैं। और वो ठान लेता है कि वो वहां जाएगा और यहाँ के लोगों का अंधविश्वास खत्म करेगा। फिर उसी रात को वो अपने घर से बाहर निकला और लाल कुएं की तरफ चल दिया। जैसे ही वो उस लाल कुएं के पास पहुंचने वाला था कि हवा थम गई और उसे ठंड लगने लगी। यहाँ इतनी ठंड क्यों है? रात का समय है, शायद इसीलिए मुझे ठंड लग रही है। इतने में कुछ अजीब सी धुन इसके कानों में गूंजने लगती है और एक आवाज जो मानो उससे ही कह रही हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ
से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा अंत भी निश्चित है, चले जाओ। ये सुनते ही वो उल्टे पैर वापस हो जाता है और कुएं से दूर आके सोचता है, ये आवाज कैसी थी और इस आवाज में इतना दर्द क्यों है? कुछ तो है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा। अगले दिन जब सुबह हुई तब वो कई लोगों से मिलता है और पूछता है, लेकिन काफी लोगों से मिलने के बाद भी उसे कुछ खास पता नहीं चलता। सबको बस यही पता था कि रात को उस कुएं के पास नहीं जाना है। आखिर वो थक के अपने घर आता है। क्या हुआ जी, आपके चेहरे पे ये चिंता कैसी? आपको इतना परेशान कभी नहीं देखा। हाँ, नहीं कुछ खास नहीं। बच्चों के एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, उसी की फिक्र है। आपको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं पिछले 6 साल से आपके साथ हूँ, आपको अच्छे से जानती हूँ। सच बताओ, बात क्या है? मैं उस कुएं के पास गया था। मेरे मना करने के बाद भी आप वहां क्यों गए? राधिका, यहाँ कुछ तो दिक्कत है। उस आवाज में एक दर्द था और वो मुझे चैन से रहने नहीं दे रहा। अब छोड़िए इन बातों को, हमें क्या करना? नहीं राधिका, अगर हम भी शांत हो गए तो फिर कोई और मासूम फंस जाएगा। कुछ तो बात है जो लोगों को पता नहीं या वो बताना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आपको सुमन की दादी माँ से मिलना चाहिए। वो बहुत कुछ जानते हैं उस लाल कुएं के बारे में। ये सुनते ही आदित्य उनसे मिलने उनके घर की तरफ निकल जाता है और जब वो उसके घर पहुंचता है, आप कौन है? मैं राधिका का पति हूँ और इस गांव का अध्यापक भी। अच्छा, आइए बैठिए। यहाँ कैसे आना हुआ भैया? कोई काम था क्या? मुझे आपकी दादी से मिलना था। तभी सुमन अपनी दादी माँ को बुलाती है और आदित्य उन्हें सारी बातें बता देता है। ये सब सुनने के बाद, बेटा क्या बताऊं, मैं उस वक्त महज 6 साल की थी और उन दिनों एक बेरहम जमींदार ने लोगों की जमीन पर कब्जा करने के लिए एक तांत्रिक का सहारा लिया था। उस तांत्रिक ने एक जमींदार से मिलकर कई मासूम लोगों की बलि दी थी और उनके शरीर को उसी कुएं में फेंक देता था। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन उस जमींदार और तांत्रिक ने एक विधवा औरत की बलि दी और उसके कुछ दिन बाद ही वो तांत्रिक और जमींदार भी उसी कुएं में कूद गए और आत्महत्या कर ली। उस दिन से जो भी उस कुएं के पास जाता है या तो वो पागल हो जाता है या उसी कुएं में कूद के मर जाता है। तब से ये लाल कुआं शापित ही है। मगर दादी माँ, उन लोगों ने आत्महत्या क्यों की? उन्होंने जिसकी बलि दी थी वो बेचारी किस्मत की मारी हुई एक लाचार औरत थी जो भगवान में काफी मानती थी। मगर किस्मत का खेल देखो, शादी के महज कुछ दिन बाद ही उसके पति की एक रोड दुर्घटना में मौत हो जाती है और उसके ससुराल वालों ने उसे अपशगुन मान के घर से निकाल दिया और गांव वालों ने भी उसे गांव से निकाल दिया। तब से वो बेचारी इधर उधर कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर पर बैठी रहती थी। और फिर एक दिन, तगड़भुम अलख निरंजन, मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसकी रूह एकदम पवित्र हो और वो भगवान में मानने वाला हो। तगड़भुम अलख निरंजन। अब ऐसा इंसान कहां से लाऊं? मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम्हें ये गांव चाहिए तो एक ऐसे इंसान को लाना ही होगा। जमींदार बहुत दिनों तक घूमता रहा लेकिन उसे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला। फिर एक दिन वो मंदिर के पास से गुजर रहा था, तब उसकी नजर उस औरत पे गई। अरे ओ पुजारी, ये औरत कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? क्या बताऊं माई बाप, इस बेचारी की किस्मत ही खराब है। इसे भगवान पे बहुत विश्वास है, लेकिन भगवान ने इसके साथ इतना बुरा किया कि क्या बताऊं। राम 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 राम।
और उसने जमींदार को सारी बात बताई। इतना सुनना ही था कि जमींदार की बुरी नज़र उस पे पड़ गई और वो उसे पकड़ के वहाँ से ले गया और तांत्रिक ने उसकी बलि चढ़ा दी। पर उनसे गलती ये हो गई कि उन्हें किसी कुंवारी लड़की की बलि देनी थी, लेकिन उन्होंने एक विधवा की बलि दे दी। और लोग कहते हैं कि उसी विधवा औरत की आत्मा ने उन दोनों को मारा है। यानी दादी माँ, यह आत्मा उसी औरत की है? हाँ बेटा, ये उसी औरत की आत्मा है और जो भी उस कुएं के पास जाता है उसे हर वो इंसान जमींदार और तांत्रिक लगता है, इसलिए वो उन्हें मार डालती है। तो दादी माँ, इसका कोई तो हल होगा ना, जिससे हम उस औरत की आत्मा को मुक्ति दिला सके और गांव वालों को लाल कुएं की कहर से बचा सके। बेटा, उस औरत पे दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। अगर कोई उसे और उसके दर्द को समझने वाला हो तो शायद वो उसकी बात समझ ले और यहाँ से चली जाए। उसके बाद आदित्य अपने घर गया और जो बात उसने दादी माँ से की थी, राधिका को सारी बात बता दी। कितना जुल्म हुआ है उस बेचारी पे। वो भगवान को मानने वाली, और भगवान ने उस पे इतना बोझ डाल दिया। ना उसे दुनिया ने समझा, ना उसके अपने ससुराल वालों ने। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस बेचारी पे बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन अब मैं उसे मुक्ति दिला के ही रहूंगा, नहीं तो वो ऐसे ही बेगुनाह लोगों को मार के अपना बदला लेती रहेगी। आप इन चीजों से दूर रहो। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा आपके सिवा है ही कौन? तुम फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। अगले दिन सुबह होते ही आदित्य उस कुएं के पास गया और उस कुएं में उतर गया। जब वो अंदर गया, उसने देखा कुएं में एक रास्ता बना हुआ है और वो उसी रास्ते में आगे चल दिया। और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसे अपने पीछे एक आहट महसूस हुई। जब उसने पीछे देखा तो एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी और आदित्य कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसने आदित्य को पत्थर बना दिया और वहां से गायब हो गई। और वहीं दूसरी तरफ राधिका इस सोच में डूबी हुई थी कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है जो अपने ही घर की बहू के साथ इतना सब कुछ होने के बाद उसे ही घर से निकाल दे। इन्हीं सब बातों को सोचते सोचते काफी समय बीत जाता है। शाम होने को आई थी, लेकिन आदित्य अभी तक घर नहीं आया था। राधिका को चिंता होने लगी और थोड़ा इंतजार करने के बाद वो सुमन के पास जाती है। सुमन, ये अभी तक घर नहीं आए हैं और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ और रात भी होने को है, मैं क्या करूँ? राधिका दीदी, अब फिक्र मत करो, भैया आ जाएंगे, यहीं कहीं रुक गए होंगे। नहीं, वो स्कूल से सीधा घर आते हैं, यहाँ उनका कोई दोस्त भी नहीं है जिसके पास वो रुके। उसके बाद सुमन और राधिका दोनों मुखिया जी के घर की तरफ जाते हैं। मुखिया जी, ओ मुखिया जी। अरे क्या हुआ? कौन है? इतनी शाम को शोर मचा रहा है? अरे बिटिया सुमन, तुम बोलो, क्या हुआ जो इस वक्त यहाँ? मुखिया जी, मास्टर साहब अभी तक घर नहीं आए हैं, समय भी काफी हो चला है। हे राम, जिस बात का मुझे डर था कहीं वही ना हो गया हो। मतलब मुखिया जी, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या बताऊं बहन, मैंने आपके पति को बहुत बार समझाया है कि अपने स्कूल पे ध्यान दो, पर उन्हें उस लाल कुएं में ही दिलचस्पी थी। बस वो उस लाल कुएं के पास न गए हो। हाँ मुखिया जी, वो वहीं गए होंगे। और इतना कहते ही राधिका ने मुखिया को सारी बात बता दी। हे प्रभु, ये सच ना हो। अगर वो वहां चले गए होंगे तब तो आप उन्हें भूल ही जाना, क्योंकि वहां से आना मुमकिन नहीं है। ऐसा मत बोलिए मुखिया जी, उनके सिवा मेरा है ही कौन? वो नहीं रहेंगे तो मैं जी के क्या करूंगी? ठीक है, आप घर जाओ, मैं पता लगाता हूं। वो जहां भी होंगे पता चल जाएगा। उसके बाद वो दोनों अपने घर आ गए और राधिका वहीं अपने घर में रात भर आदित्य के आने का इंतजार करती रही, लेकिन वो नहीं आया। अगले दिन सुबह होते ही मुखिया जी आदित्य के घर आए। कोई है क्या? हाँ मुखिया जी,
कुछ पता चला? मैं यही पूछने आपके पास आया हूं कि मास्टर साहब आए क्या, क्योंकि मैंने हर जगह पता किया लेकिन वो कहीं नहीं थे। तो मुझे लगा कि जब वो कहीं नहीं है तो वो घर ही आए होंगे। मुखिया जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनका कुछ पता नहीं चला अभी तक। बहन, अगर वो कहीं नहीं आए हैं और न ही वो किसी के पास है तो वो पक्का फिर उसी लाल कुएं के पास ही गए होंगे। अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने उन्हें कितना समझाया था। इतना कहते ही मुखिया जी वापस जाने लगे और राधिका वहीं खड़ी ये सोचने लगी कि अब क्या करे। वो बहुत लोगों के पास गई लेकिन कोई भी उस लाल कुएं के पास जाने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। आखिर में थक कर वो एक जगह खड़ी थी कि मुखिया जी वहां से गुजर रहे थे। तो राधिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, मुखिया जी मेरी मदद करिए, कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं है। मेरे साथ उस कुएं के पास चलिए। मैंने अपने पति को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिले। बहना, वहां जाना अपनी मौत को दावत देना है। मैंने इसीलिए मना किया था मास्टर साहब को वहां जाने से। मना मत करना मुखिया जी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ठीक है बहन, आपकी ये हालत मुझसे देखी तो नहीं जा रही, परंतु वहां जाना अपनी जान से खेलना होगा। मुखिया जी, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। ठीक है बहन, मैं चलूंगा, लेकिन सुबह होने के बाद। और अगले दिन सुबह होते ही राधिका मुखिया के घर गई और दोनों लाल कुएं की तरफ चल दिए। वो लोग वहां पहुंचने ही वाले थे कि हवा थम गई और ठंड बढ़ गई। राम 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 राम। मुखिया जी, यहाँ इतनी ठंड क्यों है? बहन, इसका मतलब कि हम उस कुएं के दायरे में आ गए हैं। और वो कुछ दूर चले ही थे कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। हे प्रभु, राम 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 राम। मुखिया जी, आप डरिए मत, बस भरोसा रखिए। हमने किसी का बुरा नहीं किया है तो कोई हमारा बुरा क्यों करेगा। और जब वो कुएं के पास पहुंचे तब राधिका को कुएं के अंदर एक रास्ता नजर आता है। मुखिया जी, हमें अंदर जाना होगा। बहन, लगता है आज मास्टर साहब मेरी जान लेके ही मानेंगे। मुखिया जी, आप यहीं बाहर रुकिए, मैं अंदर जाती हूँ। नहीं बहन, मैं इतना निर्दयी नहीं हूं कि तुम्हें अकेले नीचे जाने दूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद वो दोनों नीचे आ गए और उस रास्ते पे आगे चल दिए। वहीं मुखिया जी को एक आहट सुनाई दी और वो जैसे ही पीछे मुड़े वो भी पत्थर बन गए। और जब राधिका पीछे मुड़ी तो देखा मुखिया जी पत्थर बन चुके हैं। वो उनके पास गई। मुखिया जी, आप ठीक तो है ना? मुखिया जी, मुखिया जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जब उसने उन्हें छू के देखा तो पता चला कि ये तो पत्थर बन चुके हैं। उसके बाद वो ये सोचने लगी कि अब कहाँ जाए, अब तो मुखिया जी भी पत्थर बन चुके हैं। तभी उसे उस औरत की परछाई दिखाई दी तो राधिका ने उसका पीछा किया और वो उसी जगह पहुंच गई जहां आदित्य पत्थर बना हुआ था। इतने में राधिका के पीछे वो परछाई आती है और कहती है, चली जाओ यहाँ से, नहीं तो ये दुष्ट लोग तुम्हें भी जीने नहीं देंगे। जैसे मुझे मारा है वैसे ही तुम्हें भी मार देंगे। चली जाओ। आपके साथ जो भी हुआ है मुझे उस पर बहुत अफसोस है और आपके बारे में सुन के मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया। मेरी तो किस्मत ने मेरे साथ ऐसा किया था। इसमें मेरी क्या गलती? आपकी कोई गलती नहीं, बस ये समाज आपको समझ ना सका। लेकिन जैसे आप निर्दोष थी वैसे ही मुखिया जी और मेरे पति निर्दोष हैं। जैसा लोगों ने आपके साथ किया वैसे ही आप इन लोगों के साथ कर रहे हो।
मैंने इनके साथ बिल्कुल सही किया। इन लोगों ने मुझे इस समाज में जीने नहीं दिया। नहीं, ये सच नहीं है। सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। मेरे पति ने जब आपके बारे में सुना, उन्हें बहुत बुरा लगा और वो आपको मुक्ति दिलाने यहाँ आए थे और आपने उन्हें ही पत्थर बना दिया। ये सुन के परछाई भावुक हो गई और उसने उन दोनों को ठीक कर दिया और कहा, जब मैं जीवित थी तब मुझे कोई आप जैसा नहीं मिला, नहीं तो मैं भी आपकी तरह एक खुशहाल जिंदगी जी पाती। हम आपकी वो जिंदगी तो आपको वापस नहीं दिला सकते, लेकिन आपको मुक्ति दिला सकते हैं। और जो इज्जत आपको जीते जी नहीं मिली, वो आपको मरने के बाद दिलवाएंगे। इतना कहते ही उन्होंने वहां रखे सभी कंकालों को जला दिया और उतने में ही वो परछाई धीरे धीरे गायब हो गई और फिर वो सब लोग बाहर आए और अपने घर की तरफ चल दिए। और कुछ दिन बाद वहीं कुएं के पास उन्होंने उसी परछाई की एक मूर्ति बनवाई और जो इज्जत उसे जीते जी नहीं मिली, मरने के बाद उसे वो इज्जत मिलने लगी। और अब वहाँ सब खुशी खुशी रहने लगे और मधुपुर गांव से ये दाग हमेशा के लिए खत्म हो गया।